बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 27 मैन एंड हिज इन्वायरमेंट के अंदर आज हम वाइल्ड लाइफ और एनर्जी सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो वाइल्ड लाइफ जिसे आप जंगली हयात भी कह सकते हैं। जंगली हयात जो कि मतलब फॉरेस्ट में होती है, और ये कह लें कि बहुत बड़ा सोर्स है फूड का भी और हमारे कह लें इकोसिस्टम को बैलेंस करने में भी। ठीक है। और मतलब वाइल्ड लाइफ कहते हैं वो उन पौधों को, उन जानवरों को जो हम यूजुअली अपने मतलब घर में नहीं रखते। ठीक है, यानी नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स। ठीक है, यानी नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स जिन्हें हम उगाते नहीं हैं, एंड नॉन डोमेस्टिक एनिमल्स यानी जो हमारे घरों में नहीं होते या जो मतलब नॉर्मली पाए नहीं जाते। ठीक है, कह लें ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर, तो वो वाइल्ड लाइफ के अंदर आता है। सही। तो ये हमारे इकोसिस्टम में बहुत बड़ा कह लें कि एक बैलेंसिंग कह लें कि बैलेंसिंग करते हैं ऑफ इकोसिस्टम। सही है। इसके अलावा फूड भी प्रोवाइड करते हैं, ज़ाहिर बात है, लेकिन एज डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते ह्यूमंस के साथ, लेकिन इनडायरेक्टली ये हमारी फूड चेन का हिस्सा है। सही। लेकिन जो इंसान के मतलब डिसीजंस हैं या फिर जो इंसान के कह लें मतलब प्रोजेक्ट्स हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, कि मतलब ये कह लें कि हंटिंग है, जिस तरह हंटिंग एंड हैबिटेट लॉस। ठीक है, कि इंसान जाके अपने घर बनाना शुरू कर देता, तो जंगली हयात अब उन्हें मौका नहीं मिलता या उन्हें जगह नहीं मिलती जहाँ पे वो रह सकें। इसकी वजह से क्या होगा कि उनके नंबर्स कम होना शुरू हो जाएंगे, मतलब तादाद में कम होना शुरू हो जाएंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहलाएंगे। ठीक है, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो यानी एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शंस हैं, वर्ज से मतलब नहीं, बिल्कुल किनारे पे हैं कि वो ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, उन्हें हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। सही। और इस तरह की अब हज़ारों ऐसी स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, ख़ास तौर पर वाइल्ड लाइफ, जो कि मतलब इंडेंजर्ड हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ है इज़ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। सही। जिस तरह हमने कल लैंड, वाटर और एयर की बात की थी, वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ नॉन रीन्यूएबल है। मतलब एक दफ़ा इन्हें आप किल कर देंगे या इसे आप रिमूव कर देंगे तो वो दोबारा फिल आउट नहीं होगा, मतलब उनकी फिलिंग नहीं हो सकेगी, नॉन रीन्यूएबल है। सही। और फूड चेन्स में इनका, जिसका हम शुरू में बता चुके हैं, बहुत बड़ा रोल है, और इनकी फिर आगे एक्सटिंक्शन या फिर इंडेंजर स्पीशीज़ में काउंट हो रहे हैं, क्योंकि ह्यूमंस इम्पैक्ट की वजह से। ठीक है, कि हैबिटेट लॉस, ओवर हंटिंग की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं। सही। तो ये वाइल्ड लाइफ के बारे में था थोड़ा सा। उसके बाद हम आगे चलते हैं एनर्जीज़ पे। ठीक है, एनर्जी, वैसे एनर्जी कहते हैं किसे हैं? एनर्जी कहते हैं मतलब किसी भी बॉडी के अंदर जो वर्क डन की सलाहियत हो, मतलब जिस तरह अगर कहूँ कि मेरे अंदर एनर्जीज़ का मतलब ये है कि मैं कोई काम कर सकता हूँ। ठीक है, ये एनर्जीज़ है। तो जो जो पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है, मतलब आबादी में इजाफा होता जा रहा है, कॉलोनाइजेशन ज़्यादा होती जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होती जा रही है, तो एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है। सही। तो फिर एनर्जी रिसोर्सेज में अगर हम जाएं तो फिर उसमें दो किस्म के रिसोर्सेज हैं। एक रीन्यूएबल है जो कि दोबारा जनरेट हो सकते हैं, और नॉन रीन्यूएबल है जो कि दोबारा जनरेट नहीं हो सकते। सही। कि मतलब रीन्यूएबल से मुराद ये है कि आप उसे यूज़ करें, दोबारा वो साइक्लिक मैनर के अंदर दोबारा यूज़ हो सके, लेकिन रीन्यूएबल में ये आप उसे एक दफ़ा यूज़ कर लें, वो दोबारा यूज़ ना हो सके। सही। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रीन्यूएबल की एग्ज़ाम्पल लें तो इसके अंदर हमारे पास एयर है। ठीक है। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हम देखेंगे जो कि डैम्स में होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ये रीन्यूएबल है। सही। टाइडल पावर है। ठीक है। या फिर वाइंड पावर है, ये भी रीन्यूएबल में आती है। ठीक है। इसके अलावा आपके जियोथर्मल एनर्जी है,
जियो थर्मल एनर्जी ये भी रीन्यूएबल के अंदर आती है, ठीक है। यानी ये वो एनर्जीज हैं जो रीन्यू हो देते हैं, ठीक है। नॉन रीन्यूएबल में जाएं तो उसमें हमारे पास कोल है, कोयला, ठीक है। ये जितने भी फॉसिल फ्यूल है, सिंपल अगर हम कोयला ना कहें तो उसे हम फॉसिल फ्यूल कह लें, मतलब उसमें ऑयल एंड गैस फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी एटॉमिक एनर्जी है, जो न्यूक्लियर फिशन से या न्यूक्लियर फ्यूजन से आप हासिल करो, एटॉमिक एनर्जी के अलावा कह लें कि जो आप सॉलिड वेस्ट से हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है। सॉलिड मतलब किसी चीज़ को जलाकर या फिर उसे बायोकेमिकल डिग्रेडेट करके आप जो उसमें से एनर्जी हासिल करेंगे वो भी नॉन रिन्यूएबल के अंदर है, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल की वजह से, क्योंकि हम हमारे ज़्यादातर जो रिलायबिलिटीज़ हैं वो नॉन रिन्यूएबल के ऊपर है, ठीक है। लाइक हम जो मोटरसाइकिल चलाते हैं उसमें पेट्रोल डलता है, गाड़ी चलाते हैं सीएनजी या पेट्रोल डलता है, डीजल यूज़ करते हैं हम, या फिर जो इंजन्स हैं उनमें डीजल पेट्रोल या फिर डिफरेंट ऑयल डलते हैं। तो ये जो फासिल फ्यूल्स हैं सारे नॉन रिन्यूएबल है, इसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस डेवलप होते हैं, ठीक है। पेट्रोल की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं, मतलब सो ऑन। ख़ास तौर पाकिस्तान में तो एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास डैम इतने नहीं है कि हम उसको को पूरा कर सकें, ठीक है। तो अगर हम फासिल फ्यूल से स्टार्ट करें जो कि नॉन रिन्यूएबल है, तो फासिल फ्यूल का क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास रिसोर्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोयले का रिसोर्स है उसे आपने डिस्कवर किया, ठीक है, कि मसलन के इलाके के अंदर वो है, उसको आप एक्सट्रैक्ट करोगे, मतलब उसकी माइनिंग होगी, माइनिंग होने के बाद उसे आप इंजन में कंबस्ट करवाओगे, ठीक है, जिस तरह रेलवे के इंजन है, और उसके बाद वो रेलवे से धुआं निकलेगा, पोल्यूशन बनेगा, और उसके बाद मतलब ये वापस रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल फासिल फ्यूल एनर्जी, ठीक है। तो इसे आप क्या कहते हो, फासिल फ्यूल्स। वैसे इन्हें हम फासिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि फासिल किसे कहते हैं, मतलब दैट इज़ डेड रिमेन्स, ठीक है, कि जो पुराने वक्तों में ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, ठीक है, अब उनके जो रिमेनिंग पार्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे कोयला गैस या फिर तेल बना लेते हैं, ठीक है। अम, इसकी एक आपकी बुक में भी एक कह लें कि डायग्राम सी दी हुई है उन्होंने, जिसमें फॉर एग्जाम्पल डेड प्लांट्स होते हैं पुराने ज़माने में, मतलब फॉर एग्जाम्पल 100 मिलियन ईयर्स अगो डेड प्लांट्स, कोई जल्ज़ला आया जो जिसकी वजह से दरख्त नीचे दब गए, उनसे फिर पीट बनता है, ठीक है, मतलब दबे हुए दरख्तों, मतलब फिर पीट से लिग्नाइट, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे लिग्नाइट से फिर आगे हाई प्रेशर और उस पर कोल बन जाता है, सही। और कोल को जब हम बर्न करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसके अलावा स्मोक उठता है, स्मोक के अंदर डिफरेंट गैसेस होती हैं, इसके अलावा ऐश के जो उसमें मिनरल्स वगैरह होते हैं पीछे उसका राख बना लेते हैं, सही है। और इस तरह मतलब आपका कोयला बेसिकली कह लें कि अंडरग्राउंड बनता है जब दरख्त वगैरह दब जाते हैं, सही। और ये जो फासिल फ्यूल्स हैं दे आर इन लिमिटेड क्वांटिटी, मतलब आप एक जगह से तेल निकालते रहेंगे, ठीक है, 2 साल 20 साल 40 साल तक निकलेगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको कहीं और जाके ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, वहाँ से आप तेल या कोयला निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है। पाकिस्तान के पास काफ़ी रिजर्वायर्स हैं गैस ऑयल और कोयला के, ठीक है, उसके लिए हमें ड्रिलिंग की ज़रूरत भी है, उस पर काम हो भी रहा है, मतलब काफ़ी कम हो रहा है लेकिन हो रहा है। ओके, ये हो गया फासिल फ्यूल्स। अब हम चलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के अंदर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो कि आप डैम से हासिल करते हो, तो ये उसका एक छोटा सा स्कीमेटिक डायग्राम भी है कि आपके पास क्या होता है कि कहीं स्टोर हुआ होता है डैम, जिसके अंदर जिसको आप फिर एक स्मॉल टनल के ज़रिए नीचे मतलब हाइट से लोअर हाइट की तरफ गिराते हैं, तो उसमें मतलब पोटेंशियल एनर्जी होती है जो वाटर के अंदर वो स्टोर होती है, वो उसकी वजह से नीचे पानी आता है, और रास्ते में एक टरबाइन लगी होती है, टरबाइन से आगे ग्रिड स्टेशन या फिर पावर मौजूद होता है, ठीक है, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वो फिर आगे सप्लाई होती है, सही। तो ये छोटा सा कंसेप्चुअल सी डायग्राम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के पास, ठीक है। लेकिन ये एक बड़े मज़े की चीज़ है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो रीन्यूएबल सोर्सेज है, सोर्स है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज़ अ रीन्यूएबल, किस तरह कि इसके अंदर जो पूरा कंसेप्ट है बेसिकली होता है कि
समंदर से एवेपोरेशन होती है, ठीक है, बुखारात बनते हैं। एवेपोरेशन के बाद रेन होती है, रेन के बाद हम वाटर को स्टोर कर लेते हैं, स्टोर इन डैम, ठीक है। डैम से फिर हम उसे मतलब यहाँ पे हमारे बेसिकली एनर्जी जनरेट हो रही होती है डैम के स्टेज के ऊपर, सही है। मतलब समंदर से बुखारात उठते हैं, फिर वो मतलब ठंडे इलाकों में जाते हैं, बारिश बरसती है, फिर वो उन पानी को जो कि मतलब पहाड़ों से नीचे आता है उसको हम डैम की शक्ल में स्टोर कर लेते हैं, फिर उस डैम में से हम टरबाइन के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। और ये जो एवेपोरेशन है ये मतलब उसमें सन एनर्जी, सोलर एनर्जी यूज़ हो रही होती है, ठीक है। और सोलर एनर्जी क्योंकि कांस्टेंट है हमारे लिए, तो इस वजह से वो मतलब कंटिन्यू रहती है, मतलब इट इज़ अ रीन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। और ये सबसे चीप है, इट इज़ द मोस्ट चीपेस्ट एनर्जी सोर्स है, ठीक है। सबसे सस्ता पड़ता है क्योंकि इसके अंदर आपको कोई मटेरियल यूज़ करना नहीं पड़ रहा, ठीक है, ना ही इतना आपको लेबर की ज़रूरत है। सिंपल आप एक लैब डिज़ाइन, सॉरी डैम डिज़ाइन करें और उसके अंदर आप टरबाइन लगाएं और उसके ज़रिए आप एनर्जी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं टाइडल और वाइंड पावर के पर। दोनों में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, किस लिहाज से कि वाइंड पावर में ये होता है कि जो आपके पास वाइंड मिल होगी वो हवा की वजह से मूव करेगा। टाइडल पावर में क्या होता है कि वो वाटर की वजह से मूव करेगा, ठीक है। तो पहले अगर हम टाइडल पावर को डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल टाइडल पावर, तो पहले टाइड होती क्या है, टाइड इज़ डिफरेंट फ्रॉम वेव्स, ठीक है। एक तो होती है लहरें, एक होती है टाइड। टाइड को आप मध्य जज़र भी कहते हैं, मध्य जज़र, ठीक है। और ये कशिश सूरज की और चांद की कशिश की वजह से समुद्र में बनती है, ठीक है। होता क्या है कि दिन में एक ख़ास टाइम या दिन या रात 24 घंटे में से एक ख़ास टाइम होता है जब कह लें कि सी लेवल एकदम इंक्रीज़ होता है, ठीक है। मतलब वो जो समंदर की सतह होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो जो बढ़ी हुई सतह होती है उसको हम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। मतलब मैं ये अगर ये समंदर है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो यहाँ पे बाउंड्रीज लगा के, बाउंड्रीज लगी होती हैं जिसके दरमियान छोटा सा गैप होता है। इस तरह होता क्या है कि जब सी लेवल इंक्रीज़ करेगा, लाइक सी लेवल यहाँ तक आ गया है, तो ये पानी यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब सी लेवल नीचे गिर जाएगा वापस, तो उस टाइम तक हम क्या करेंगे कि पानी को उधर स्टोर कर लेंगे, ठीक है। पानी स्टोर हो गया, उसके बाद यानी पानी का लेवल जो से इस बाउंड्री में यहाँ तक है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने वाइंड मिल लगाई होती है, मिल कर लें या टरबाइन लगाई होती है कह लें। तो जब पानी इसमें से मूव करेगा, ये टरबाइन स्पिन करेगी और स्पिनिंग की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे, ठीक है। और ये भी रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं क्योंकि डेली यानी दो टाइड्स बनती हैं, एक सूरज की वजह से और एक चांद की वजह से। दो टाइम मतलब दो दफ़ा हम अपने जो टरबाइन है वो रन कर सकते हैं। लेकिन यह है कि ये मतलब कंटिन्यूस नहीं होगी, जिस तरह डैम के अंदर कंटिन्यूस बिजली बनती है, लेकिन इसमें ये कोई ख़ास टाइमिंग में आपको मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। अलबत्ता ये टाइडल पावर है। वाइंड पावर भी इसी तरह होती है कि उसमें वाइंड मिल होती है, तो ऐसा यहाँ पे बने हुए कि वाइंड मिल होते हैं, सही है। और ये स्पेशली डिज़ाइन की जाती है वाइंड मिल, ठीक है। तो जब इसमें से एयर पास करती है तो ये रोटेट होती है, मतलब इसके विंग्स जिस तरह पंखा होता है तो घूमती है, ठीक है। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी अगेन हासिल कर सकते हैं, यानी ये वाइंड पावर के अंदर आ जाएगा। इस पे पाकिस्तान में काम किया जा रहा है, ख़ास तौर बलूचिस्तान के इलाकों में, कि वहाँ पे वाइंड मिल लगाए जाएँ ताकि उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये बहुत चीप मतलब सस्ता तरीका है, क्योंकि इसके अंदर एक दफ़ा हमने इक्विपमेंट इंस्टॉल करना है, उसके बाद वो बार बार मतलब लेकिन इसमें इशू ये होता है कि आपने देखना होता है कि हवा जो सी है वो चलती रहे, क्योंकि हवा चलने के बारे में यह है कि जो वाइंड है ना, इट ब्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ठीक है। मतलब ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों की तरह ये मूव करती है, ठीक। तो उसके लिहाज से हमें वाइंड मिल सेट करनी पड़ेंगी। और फिर ये भी होता है कि साल में कुछ अरसे हवा चलती है, कुछ अरसे में बंद रहती है, तो हमें ऐसी लोकेशन ढूंढनी पड़ती है कि जहाँ पे हवा का चलना या फिर जहाँ पे हमें मतलब ये एफिशिएंट रिज़ल्ट दे सके, तो वो लोकेट करनी पड़ती है हमें, सही।
ओके, थोड़े बहुत इसमें आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल टाइडल पावर्स के अंदर जो चीज़ ये ब्लॉक कर रही है ना, इसको हम कहते हैं टाइडल बैरेज। ठीक है, मतलब इट इज़ अ टाइडल बैरेज। सही। और फिर इसके अंदर ये टरबाइन लगी हुई है। ठीक है, या इसे आप मिल भी कह सकते हैं, टाइडल मिल, जो कि मूव करेगी जो ही वाटर जो सा वो उसमें से पास होगा। सही। सिमिलरली अगर हम वाइन पावर के अंदर देखें तो ये वाइन मिल होती है। इट इज़ अ वाइन मिल, जिसके अंदर ये फैंस होते हैं इसके, जो कि एयर की वजह से मूव करेंगे। ठीक है, मतलब जो एयर जाकर उनके साथ स्ट्राइक करेगी तो उसके साथ साथ वो मूव करते हैं। ओके, इसके बाद हम चलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी पे। न्यूक्लियर एनर्जी जो कि मतलब जिसका प्लांट पाकिस्तान में भी है, कराची के अंदर। ठीक है, कराची पावर प्लांट है, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी में हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि फिशन रिएक्शंस होते हैं जिसको हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यानी न्यूक्लियर एनर्जी एटॉमिक एनर्जी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि एटम्स के जरिए हम इसे हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर फिशन इसके अंदर बेसिकली प्रोसेस होता है, जिसके अंदर मोस्टली यूरेनियम यूज़ किया जाता है। ठीक है, और उस यूरेनियम के एटम की अफजूदगी कह लें, या फिर उसको मतलब फिशन रिएक्शन करवाए जाते हैं, फिर उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। उस हीट को फिर हम स्टीम टरबाइन के ज़रिए, मतलब फिशन होगा, फिशन के अंदर हीट एनर्जी रिलीज़ होगी, हीट के आगे हीट टरबाइंस होंगी, हीट टरबाइन से फिर आगे जनरेटर्स होंगे, जनरेटर से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट है तो फिर जनरेटर भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। सही। और इसमें थोड़ा सा ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी थोड़ी रिस्की है, बिकॉज यहाँ पे हमें रेडिएशंस का सामना होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एटम्स या फिर जो एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, यूरेनियम फॉर एग्जांपल है, ये रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव होने की वजह से इसमें से रेडिएशंस निकलते रहते हैं जो कि बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं। ठीक है, यानी ये जेनेटिक म्यूटेशंस काज करते हैं बायोलॉजिकली अगर हम बात करें तो। अगर ज़्यादा रेडिएशंस बॉडी में से पास होंगे, इसका मतलब ये है कि उसमें डिजीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये बहुत बड़ा मतलब अब इसके जो वेस्ट होता है, न्यूक्लियर वेस्ट, उसे भी ख़ास तरीके से मतलब उसे स्टोर किया जाता है, या फिर कह लेंगे डिस्पोज किया जाता है ख़ास तरीके से। ठीक है, और जो हर न्यूक्लियर प्लांट है वो तकरीबन 40 साल तक काम कर सकता है। ठीक है, 40 साल के बाद आपको वो सारा इक्विपमेंट शिफ्ट करना पड़ता है नई प्लेस के अंदर। ठीक है, 30 to 40 ईयर्स कह सकते हैं उसे। और फिर ताकि रेडिएशन पोल्यूशन ना हो सके। ठीक है, मतलब 30 ईयर्स लाइफ होती है ऑफ न्यूक्लियर प्लांट। ठीक है, जो भी न्यूक्लियर प्लांट है उसके बाद आप उसको शिफ्ट करते हो, मतलब इसके अंदर काफ़ी आपको कंट्रोल में रह कर काम करना पड़ता है। अदरवाइज़ आप मतलब रेडिएशन से एक्सपोज हो सकते हैं। रेडिएशन से एक्सपोज हो जाएंगे तो आप में बीमारी आ सकती है। ठीक है, इल, और ये इतनी ख़तरनाक बीमारियां होती हैं कि वो मेडिकेशन से फिर इलाज भी नहीं होता उसका। अच्छा, आगे चलते हैं हम जियोथर्मल एनर्जी में। जियोथर्मल एनर्जी तो बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे जो कह लें कि अर्थ का मैग्मा है। ठीक है, अगर हम अर्थ की बात करें तो ऊपर अर्थ क्रस्ट है। ठीक है, सॉइल की लेयर है, फिर नीचे मैग्मा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैग्मा है। ठीक है, ये मतलब ये ऊपर वाली अर्थ क्रस्ट है। सही। और ये मतलब अंडर वाटर, वाटर। ठीक है, नहीं, ज़मीन के नीचे जो पानी की तय होती है वो है। ठीक है, तो बाज़ का क्या होता है कि मैग्मा जो सा वो अर्थ क्रस्ट के बराबर करीब आया होता है। ठीक है, जिस तरह आतिश फिशा का जो सा मंजर होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे ड्रिलिंग करने के बाद पाइप गुजारते हैं। ठीक है, यहाँ से हम पानी को अंदर भेजते हैं, यहाँ से हम पानी को वापस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कूल वाटर जाएगा और यहाँ से हमें जो वाटर वापस मिलेगा वो हॉट वाटर मिलेगा। ठीक है, इस हॉट वाटर को हम यूज़ करते हैं आगे, मतलब इवन ये हॉट वाटर स्टीम की शक्ल में होता है। तो आगे हम स्टीम इंजन, मतलब स्टीम टरबाइंस होते हैं, जनरेटर लगे होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती है। ठीक, सो मैग्मा जो कि क्या है, मतलब मेल्टेड और मेल्टेड हॉट कह लें कि मटेरियल होता है जिसमें ज़्यादातर मेटल्स होते हैं।
मेटल्स होते हैं, तो उनके करीब से हम पाइपलाइन जो है वापस लेके आते हैं। इसकी वजह से फिर क्या होगा कि हमें हॉट वाटर या फिर स्टीम मिलेगा, और स्टीम को फिर आगे हम आगे मतलब इंजन्स या फिर स्टीम टरबाइन के ज़रिए जोड़ेंगे और उसके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। लेकिन इसका इशू ये है कि जो जियोथर्मल साइट्स होती हैं, जियोथर्मल साइट्स, वो पॉपुलेशन से बहुत दूर होते हैं, दे आर डिस्टेंट फ्रॉम पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब उनका पॉपुलेशन से दूर होगा, और दूर होने की वजह से फिर ये होगा आपको एक्स्ट्रा इक्विपमेंट या फिर कह लेंगे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे उस एनर्जी को यहाँ तक लाने में। ठीक है, और फिर जो ट्रैवलिंग होगी उसमें एनर्जी लॉस भी होगा बीच में। सही। सो मतलब ये प्रैक्टिबल है अगर सिचुएशन इस तरह की हो कि पॉपुलेशन भी उधर ही हो और आपकी जो जियोथर्मल साइट है वो भी उधर ही हो। ठीक है, अदरवाइज वो फिर इनप्रैक्टिकेबल हो जाती है। ठीक है, मतलब आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते। सही। और दूसरा एक और मतलब इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कुछ गैसेस भी निकलते हैं, जिसमें सल्फ़र है या सल्फ़र डाइऑक्साइड्स होती हैं, वो टॉक्सिक होती हैं। ठीक है, फिर बोरॉन की ऑक्साइड्स होती हैं, ये भी टॉक्सिक होती हैं, तो ये भी रिलीज़ होते हैं साथ साथ, जो कि नुकसानदेह हैं। सही। इसके अलावा जियोथर्मल के बाद अगर हम देखें, अच्छा ये छोटी सी एक डायग्राम है जिसके अंदर ओवरव्यू दिया गया है। ठीक है, इसे मैं बड़ा कर देता हूँ लाइक। तो ये जो से हैं एनर्जी रिसोर्सेज, ये रीन्यूएबल है, जिसमें हमने वाइंड, वाटर से मतलब जो हमने हाइड्रो क्या कहा था बोला, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो से था, फिर जियोथर्मल जिसकी हमने बात की, फिर बायोमास भी है। ठीक है, बायोमास भी एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, जिसमें आप जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको यूज़ करते हो। ठीक है, जिसमें फॉर एग्जांपल सब्जियां होगी पुरानी गली सड़ी, फल हो गए। ठीक है, अब ये क्योंकि बार बार बन रहे होते हैं तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। सोलर एनर्जी जो कि हमने यहाँ पे पढ़ी नहीं, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कह लें कि बहुत ज़्यादा एनर्जी है। मैं यानी जितनी भी एनर्जी इस ज़मीन पर है वो सोलर एनर्जी की ही टाइप में है या उसी को कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, अगर नॉन रिन्यूएबल में जाएं तो नेचुरल गैस है, कोल, ऑयल है। ठीक है, ये जो से हैं ये तीनों हमने किस में काउंट किए थे बोला, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर, यानी इन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। और न्यूक्लियर एनर्जी जो अभी हमने बात की ये भी नॉन रिन्यूएबल के अंदर है। सही। अच्छा, सॉलिड वेस्ट भी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक तो ये बायोमास है ना, बायोमास से डिफरेंट है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में क्या होता है बेसिकली, आप लकड़ी वगैरह है, कोई पेपर है। ठीक है, मतलब डिफरेंट मटेरियल है, ट्रैश मटेरियल जिसे आप कह सकते हो, पेपर, ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, जिस तरह गन्ने वगैरह होते हैं जो कि मतलब जूस बनाने के बाद फेंक दिए जाते हैं, मैन्योर है। प्लास्टिक है। ठीक है, सिंपल प्लास्टिक मटेरियल, कैंस है। ठीक है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वेस्ट है। तो इससे आप क्या करते हो, इंसिनरेट करते हो या फिर इसको बायो कन्वर्जन करते हो। ठीक है, ऑयल एंड गैस के अंदर, फिर उस ऑयल एंड गैस को एज अ सोर्स यूज़ करते हो, एनर्जी सोर्स। सही। एक और बड़े मज़े की चीज़ है ओशन थर्मल ग्रेडियंट। ओशन थर्मल ग्रेडियंट क्या है कि जो बड़े बड़े समंदर होते हैं, ठीक है, मतलब जिसकी मैं फॉर एग्जांपल अगर ये बनाऊँ, एक ऊपर वाली तय है और एक नीचे वाली तय है। सही। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, नीचे जाएंगे तो हमें जो टेम्परेचर मिलेगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की कह लें कि मशीनरीज डिज़ाइन हुई है कि जो इस टेम्परेचर डिफरेंस को, मतलब मेटल्स होते हैं जो इस टेम्परेचर डिफरेंस से फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देते हैं। ठीक है, मतलब ये अपर लेयर है ऑफ ओशन और ये लोअर लेयर है, जिनके में जो टेम्परेचर डिफरेंस है इसको हम मतलब मेटल्स के ज़रिए ना इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जनरेट करते हैं, जिसे आप थर्मोकपल भी कहते हैं बात करें, इट इज़ नोन एज थर्मोकपल। ठीक है, मतलब एक मतलब डिज़ाइन इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इसका इशू क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि मतलब इसकी इंस्टॉलेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, और सेकंड इसमें जो मैरीनर या फिर जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। ज़रा बात, आप टेम्परेचर को मैनिपुलेट करोगे तो उसकी वजह से
जो इकोसिस्टम होगा वो डिस्टर्ब होगा। सही। सो ये आज का लेक्चर होगा जिसके अंदर हमने एनर्जी सोर्सेज की बात की। कल हम एनर्जी कंजर्वेशन और फिर रिसोर्सेज की डिप्लीशन और डिग्रेडेशन के बारे में बात करेंगे।